कहीं पहली दफ़ा आपने सुना होगा कि अच्छा पकौड़े समोसे खा के भी वज़न कम हो सकता है या मेंटेन हो सकता है या चलें बीमार नहीं हो सकते, ठीक है। फिर डाइट का मेजर पोर्शन अनाज होना चाहिए, जो कि डाइटिंग के चक्कर में हम सबसे पहले अनाज छोड़ने के पीछे ऐसे भागे होते हैं, रोटी निकाल दो। सालन से ज़्यादा पहले फोकियत दी गई है साइंस में कि आप अनाज के साथ फल और सब्जी का इस्तेमाल करो। एक्सट्रीम केसेस में फ्यूल, फैट और प्रोटीन वगैरह से मिल जाता है, पर वो बात की बातें हैं, वहाँ तक पहुँचने नहीं देना होता बॉडी को। हम खाना खाते हैं खुद को ना तसल्ली देने के लिए और मज़े के लिए। खाना सिर्फ एक पेट भरने की चीज़ थी कि अच्छा खाओ, सेहतमंद खाओ। बात सारी ये होती है कि जब भी हम फूड बैलेंस करने की बात करते हैं ना, वो सारी कहानी आपको इसी एक स्लाइड में समझ आ जाएगी, ठीक है। 5 मिनट्स की स्लाइड है, इसको आप समझ लेंगे ना, आपको वैसे ही अपनी डाइट हेल्थी मैंने कैसे बनानी है बात आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएगी। हम हमेशा समटाइम्स ना हेल्थी डाइट के पीछे हम मील स्किप कर रहे होते हैं, हम कोई फूड ग्रुप निकाल रहे होते हैं, बड़ा एक कॉमन है। लो कार्ब डाइट पे आ गए, हाई प्रोटीन डाइट पे आ गए, फैट तो बेचारों को ऐसे छोड़ते हैं ना हम जैसे पता नहीं उन्होंने क्या कर देना बॉडी के अंदर। तो वो करते हैं बॉडी के अंदर खराबियाँ, करते कार्ब्स भी खराबियाँ, प्रोटीन भी एक्स्ट्रा ले लो खराबी कर देती है। पर आपने ये समझना है कि नॉट एवरी टाइप ऑफ फूड इज़ बैड, और हर फूड हर किसी के लिए बैड नहीं होता। अब अगर हम बात करें फैट्स की फॉर एग्जांपल, तो डीप फ्राइड चीज़ ख़राब है। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप पकौड़े और समोसे भी खा सकते हैं रमज़ान में और वेट भी लूज़ कर सकते हैं एट द सेम टाइम, मतलब मैंने अपने पेशेंट्स को जब डाइट प्लान बना के दिए रमज़ान के, मैंने उनको पकौड़े समोसे सब खिलाया है। तो ये आपको शायद सुनने में पहली दफ़ा लगेगा, कहीं पहली दफ़ा आपने सुना होगा कि अच्छा पकौड़े समोसे खा के भी वज़न कम हो सकता है या मेंटेन हो सकता है या चलें बीमार नहीं हो सकते, ठीक है। यस, हो सकता है सब, सारी कहानी आती है कि आपका कुकिंग मेथड क्या है। डीप फ्राइंग इज़ अ प्रॉब्लम, बहुत थोड़ा सा तेल डाल के शैलो फ्राइंग इज़ काइंड ऑफ ओके। तो चलो ये वो चीज़ वो बंदा कर ले जिसको हेल्थ इशू कोई नहीं है, और वो अगर हल्का सा ये वाला फैट ले लेगा तो बचत हो जाएगी। डीप फ्राइंग किसी के लिए भी ठीक नहीं है। आप छोटे बच्चे की बात कर लो, आप बड़े इंसान की बात कर लो। उसके बाद बहुत आसान चीज़ होती है, आपके पास अवन्स हैं, आप अवन्स का इस्तेमाल करें, बेकिंग अवन्स का इस्तेमाल करें। आप चीज़ बेक कर लें, आप चीज़ स्टीम कर लें, छोड़ें बेकिंग को भी, आप चीज़ स्टीम कर लें। कभी किसी ने सुने प्रेशर कुकर में जो बन जाता है, केक बन जाता है प्रेशर कुकर में भी, है ना, ख़वातीन को पता होगा इस बात का। सो आप स्टीम पे ना, स्टीम के प्रेशर में बहुत चीज़ें कुक कर सकते हो। वो नहीं है, अगर कोई ज़्यादा ही शौकीन है तो आप एयर फ्रायर ख़रीद सकते हो, इट्स जस्ट अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और आप सब कुछ उसके अंदर बना सकते हैं ऑयल वाले इशू से बचने के लिए, ठीक है। मर्दों में लिपिड प्रोफाइल ख़राब होने का, कोलेस्ट्रॉल हाई होने का बहुत ट्रेंड है, होता है, क्योंकि आप लोग बाहर से बहुत खाना खाते हो अपनी सारी यंग जब एज आपकी होती है, बाहर चलना फिरना, जॉब शॉप जो भी मिल गया खा लिया, तो इसलिए औरतों की निस्बत मर्दों का लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा उम्र ख़राब होता है, ठीक है। सो मैंने जस्ट फैट की एक मिसाल दी कि खा आप सब कुछ सकते हो, कुकिंग मेथड बहुत मैटर करता है, और बहुत सारी बातों में कुकिंग मेथड ही की सारी कहानी आती है। क्योंकि देखिए अल्लाह ने जो चीज़ बनाई थी ना, अल्लाह ने कोई भी चीज़ ख़राब नहीं बनाई थी, हमारे कुकिंग मेथड उसको अच्छा या बुरा बनाते हैं। अब अगर आप फूड गाइड पिरामिड की बात करें ना, ये जो न्यूट्रिशन की बड़ी बेसिक लेवल बुक्स होती है ना, उसमें भी बना होता है ये सब, सिर्फ ये एक गाइडलाइन बेसिक आपको देने के लिए कि आप लोगों ने अपनी डाइट जो है वो कैसे बैलेंस करनी है। अगर हम इस पे आते हैं ना, आप फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये सबसे पहले नीचे जो ग्रुप है ना, ये आता है कार्बोहाइड्रेट्स का, जिसमें आपके पास आ जाते हैं अनाज। बेसिकली ये अनाज वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, ये सारे नहीं, ऐसे फ्रूट्स नहीं है, सिर्फ अनाज। ये कहने का मतलब है आपकी डाइट का मेजर पोर्शन अनाज होना चाहिए, जो कि डाइटिंग के चक्कर में हम सबसे पहले अनाज छोड़ने के पीछे ऐसे भागे होते हैं, रोटी निकाल दो। क्यों निकाल दो रोटी? कुछ भी नहीं है रोटी में, सारे अनाज आप खा सकते हो। पर वही बात है कि मेरा एज ग्रुप क्या है, मेरा हेल्थ इशू क्या है, तो मैंने उसको बैलेंस कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट में तो साइंस ये कहती है कि अगर आपकी डाइट का पार्ट बहुत ज़्यादा अनाज होना चाहिए, उसके बाद सेकंड अनाज के बाद आपने किस पार्ट पे शिफ्ट करना है? सालन पे नहीं, आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे पहले फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप रोटी खा रहे हो उसके साथ सालन, तो कितना यूज़ होता है? इतना ही यूज़ होता है ना, क्योंकि सालन चम्मच से खाना, बहुत ज़्यादा खा लेना, वो भी एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो सालन से ज़्यादा पहले फोकियत दी गई है साइंस में कि आप अनाज के साथ फल और सब्ज़ी का इस्तेमाल करो, ठीक है। फल और सब्ज़ी से ऊपर आपने जाना है, मीट वाला ग्रुप आता है। अब मीट वाला ग्रुप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का ना हामिल है, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, जिसको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। कौन ऐसा इंसान है जो याद रखता है कि मुझे क्या मैंने आज प्रोटीन खाई कि नहीं खाई? कोई और कुछ और कोई इंसान एक के अलावा? बहुत दफ़ा ऐसे होते हैं, हम खाना खा रहे होते हैं, हमारा पेट भी भर रहा होता है, पर क्या उसमें प्रोटीन है ये हमें नहीं मालूम होता। सो आप लोगों ने ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना, बिकॉज प्रोटीन बहुत ज़रूरी है छोटे बच्चे से लेकर बड़े इंसान के लिए, क्योंकि हम आपने ये समझते हैं हर चीज़ का फंक्शन है एक डिफरेंट बॉडी के अंदर।
तो आपने अगर प्रोटीन, गुड, परफेक्ट, तो अगर आपने प्रोटीन इस्तेमाल नहीं करते आप, ठीक है, उसके बाद देखें इक्वल डिवाइड हुआ है, इसका साइज़ देखें, ये कहने का मकसद इसका साइज़ बड़ा इसलिए है नीचे वाले पोर्शन का कि मैक्सिमम आपकी डाइट यहाँ से आनी चाहिए, उसके बाद आपका इक्वल डिवीजन ऑफ दिस ग्रुप होनी चाहिए। इसमें आपके आ जाएगी वेजिटेबल, यहाँ आ जाएगा आपका फ्रूट। तीसरे में मिल्क, योगर्ट, चीज़, मतलब इनको आसान अल्फाज में कहते हैं दूध और दूध से बनी अशिया, ये थोड़ा सा पार्ट होना चाहिए। फिर थोड़ा सा पार्ट आपका मीट का होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा पार्ट से मुराद ये होता है आपको कम से कम दिन का एक मील ना प्रोटीन से होना चाहिए, लाजमी। प्रोटीन का फंक्शन होता है, बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। आपके बॉडी में मस्कुलर ग्रोथ हो गई, बॉडी की अपनी ग्रोथ होगी और बेतहाशा और ग्रोथ के फंक्शंस, रिपेयर के फंक्शंस, वो सारे करने ही प्रोटीन है। वो कार्ब और फैट नहीं कर सकते, और कार्ब का काम है फ्यूल देना, ठीक है। एक्सट्रीम केसेस में फ्यूल फैट और प्रोटीन वगैरह से मिल जाता है, पर वो बाद की बातें हैं, वहाँ तक पहुँचने नहीं देना होता बॉडी को। आपने लेना होता है कार्ब से फ्यूल, तो कार्ब फ्यूल का सोर्स है। जो फैट के फंक्शन है वो फैट नहीं करने हैं, इसलिए हर चीज़ आपकी बॉडी के अंदर इक्वली डिवाइड होनी चाहिए। उसके बाद आखिरी जो छोटी सी तिकोन है ना, ये होनी चाहिए आपकी फैट्स की, ऑयल्स की और स्वीट्स की। और लिखा हुआ यूज स्पेरिंगली, कि बस ज़रूरत पड़ने पे खाएं, इसको जितना हो सकता है कम खाएं, ठीक है। सो सारी कहानी आके ना मेन चीज़ें ये हैं, अगर किसी ने ट्रस्ट में सेहतमंद रहना है ना और बीमारी से बचना है, चाहे आप ब्लड प्रेशर की बात कर लो, आप डायबिटीज़ की बात कर लो, क्योंकि हमारे कंट्री में हर किसी के, यहाँ जितने भी आप लोग बैठे हो ना, आप लोगों के ख़ानदान में आपको एक बंदा शुगर का मरीज़ होगा, लाजमी होगा। आपके अपने वालदैन हो सकते हैं, कुछ ताई चाची हो सकती है, शायद ग्रैंड पेरेंट्स हों। शुगर, ब्लड प्रेशर इज़ वेरी कॉमन। और कॉमन क्यों हो रहा है? ये अभी अभी आके इतना कॉमन होना शुरू है, पहले इतना नहीं हुआ करता था, क्योंकि हमारी डाइट्स बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं। हम खाना खाते हैं खुद को ना तसल्ली देने के लिए और मज़े के लिए। खाना सिर्फ एक पेट भरने की चीज़ थी कि अच्छा खाओ, सेहतमंद खाओ, ठीक है। हम अब क्या करते हैं, अच्छा खाना तो खैर याद ही नहीं होता ना हमें, अब समझ मेरा ख्याल अब तो बहुत अफैस होता है, हमें समझ ही आनी बंद हो गई कि अच्छा खाना कहते हैं किसको। मतलब ब्रेड्स इतनी का आम इस्तेमाल होती हैं, आई थिंक लोगों को भूल ही गया कि ब्रेड ख़राब थी। इतना कॉमन है ब्रेड यूज़ करना। आप किस के घर में ब्रेड यूज़ होती है? अभी भी ब्रेड यूज़ हो रही है, कोई ना कोई खा ही रहा होता है घर में, जो है बच्चा खा रहा होगा, मतलब आती है ब्रेड, आप बाय करते हो ब्रेड, चाहे घर के सारे अफराद ना खा रहे हो, एक दो खा रहा होगा ब्रेड, ठीक है। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं सही, पर वो इतना कॉमन हो गया उनका यूज़ कि वो भूल भी गया थोड़ा सा ना कि वो सही नहीं है। सो ये वाली चीज़ का भी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग। क्योंकि देखिए, हम जब भी ना कोई भी चीज़ खाने लगते हैं, हमें डॉक्टर कोई दवाई दे देना, तो हमारा सबसे पहला सवाल ये होता है साइड इफेक्ट तो नहीं है। बहुत फिक्र होती है हमें दवाई के साइड इफेक्ट ना हमें किसी तरह हो जाए। पर क्या कभी रुक के ये सोचे कि फूड के साइड इफेक्ट हो सकते हैं? होते हैं। सबसे पहले साइड इफेक्ट तो इनका होता है हमारी बॉडी में। दवाइयों पे मारते क्यों है? क्योंकि आपने फूड खराब किया होता है, आपने फिजिकल एक्टिविटी नहीं की होती, आप पूरा दिन लेट के गुजार देते हैं। रमज़ान में क्या होता है, अगर आपकी बॉडी के अंदर तवानाई है, आप अच्छा फील कर रहे हो, और तवानाई भी किस में होती है? जो अच्छा खाना खाता है। वरना क्या होता है, आप रोज़ा रखते हो, जिन्होंने जॉब पे जाना है मजबूरन उनको जॉब पे जाना पड़ता है, जिन्होंने जॉब पे नहीं जाना वो लेटे रहते हैं पूरा दिन। वो नमाज के अलार्म लगाया होता है, उठते नमाज पढ़ी, वापस लेट के कुरान पढ़ लिया, बैठ के कुरान पढ़ लिया। मतलब फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ही हम ख़त्म कर देते हैं रमज़ान में। और अल्लाह ने रमज़ान इसलिए नहीं दिया था हमें, ये रोज़ा रखो और उसके बाद सिर्फ नमाज़ें पढ़ो और बस बेड पर बैठे रहो। वो यही चीज़ थी, इसी चीज़ की प्रैक्टिस थी, और इसको मेडिकल टर्म्स में इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे तरीके हैं, जिस तरह हमारा रमज़ान का विंडो बनता है, वो भी एक इंटरमिटेंट फास्टिंग का तरीका है। उसके बेतहाशा बेनिफिट्स हैं, इतना बेनिफिट और किसी डाइट का नहीं जितना इंटरमिटेंट फास्टिंग का लिखा होता है। तो अल्लाह ने हमें एक नेचुरली एक महीना दिया है कि पूरा साल गंदमंद खा के, अल्लाह को पता था ये कौम खाएगी तो डिटॉक्सिफाई हो जाएगी, आपकी बॉडी ज़रा साफ़ सुथरी हो जाएगी इस महीने में। हम क्या करते हैं, रोज़ा रख लेते हैं पर बाकी अहकामात थोड़े से भूल जाते हैं। बाकी अहकामात में अच्छी खुराक खाना भी आता है। तो जहाँ बॉडी ने इतना अच्छा डिटॉक्सिफाई होना था, वहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं कि हम सहरी अमूमन लोगों की सही होती है, ठीक होती है, अच्छी होती है, क्योंकि उस वक्त आगा कोई ख़राब चीज़ खाने का दिल भी नहीं कर रहा होता। तब दिल करता है बस रोटी सालन नहीं आ जाए, इससे पेट भरना है। जितनी बाकी कसर है सारी इफ्तारी में निकल जाती है। सब लोग भूल जाते हैं कि मुझे तो शुगर है, मुझे तो ब्लड प्रेशर का मसला है, मुझे तो यूरिक एसिड का मसला है। और बाय द टाइम पहला अशरा गुजरता है तो इतना नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो जाता है ना ओपीडीज में, जो कहता है कि मैदे के मसाले तो डाइट प्लान दे दें, मेरा यूरिक एसिड ट्रिगर हो गया डाइट प्लान दे दें, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही डाइट प्लान दे दें। सेकंड अशरे में एक अलग सी मसरूफियत हो जाती है मेरी। हालांकि कहने को स्टार्ट पे डाइट प्लान लें, एंड पे डाइट प्लान लें, बात खत्म। पर बीच में एक और कैटेगरी आती है जो बीमार होकर दोबारा वापस आती है, क्योंकि उन्होंने पहले अशरे में मौज की होती है। ठीक है, सो अल्लाह ने मौज से मना नहीं किया, मौज इन मॉडरेशन आपने करनी है। और मौज की भी टाइप्स होती है ना,
जैसे कुछ चीज़ें अल्लाह ने इस्लाम में खाने से मना की हुई हैं, ठीक है, तो बहुत अल्लाह ने ये भी साथ में कहा हुआ है कि अपनी सेहत का ख्याल रखो। तो सेहत का ख्याल रखने में आपको अच्छा फूड लेना भी आता है। क्या हमें नहीं पता जो हम चीज़ें खाते हैं ख़राब है? हम कॉन्शियसली जानबूझ के ख़राब खा रहे होते हैं। उसके बाद हमें टेंशन होती है, अब दवाइयाँ दे दी हैं तो डॉक्टर के पास आधा घंटा हम इसी बात पे लगा दे रहे हैं और सब साइड इफेक्ट तो नहीं है, साइड इफेक्ट तो नहीं है। उस साइड इफेक्ट का बहुत टेंशन होता है हमें, ठीक है। सो वो साइड इफेक्ट पे आप पहुँचो ही ना कि अगर आप इसको फॉलो कर लो। तो आपने अनाज लेने के बाद एक मील है, फॉर एग्जाम्पल एक ट्रे बना रहे हैं आप, तो ट्रे में एक पोर्शन आपका अनाज का होना चाहिए, थोड़ा सा पोर्शन आपका कच्ची सब्जी का होना चाहिए, थोड़ा सा फ्रूट का होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सब्जी इतनी सारी रख लेनी है और फ्रूट 3-4 रख लेने हैं। इसका मतलब है कि छोटा सा पोर्शन, दिन का कोई छोटा सा पोर्शन, लाइक एक हेल्दी वेल्दी बंदे को दिन में एक दफ़ा फ्रूट चाहिए होता है। अब डिपेंड करता है कि आपका हेल्थ इशू क्या है, कि आपको एक टाइम पे पूरा एक चाहिए कि आपको उसको 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। डायबिटिक्स को मूवमेंट में 2 पे डिवाइड कर देती हूँ, फिर वो पर्सन टू पर्सन चीज़ें डिफर करती हैं, पर अंदाज़न मतलब एक फ्रूट आपको लेना है दिन में। उसके बाद आपका जो दूध और दूध से बनी अशिया हो गई, उसमें क्या आता है, आपका दूध या लस्सी या कोई ऐसी चीज़, दही आपके दिन में एक दफ़ा ऐड होना चाहिए, किसी भी मील का पार्ट हो। मीट लाजमी आपके दिन में कोई एक मील अच्छा मीट वाले ग्रुप से होना चाहिए। अंडा लाजमी खाया करें, और उसके बाद चिकन या फ़िश का इस्तेमाल, गर्मियाँ हैं फ़िश से लोग डरते हैं, नहीं खाते, इस्तेमाल करें, कुछ भी नहीं होता फ़िश खाने से। उसके बाद ये चीनी शीनी से परहेज़ करना है। अब होता क्या, ये पॉइंट्स क्या लिखे हैं मैंने, ये अब होता क्या, जब आप इनमें इम्बैलेंस करते रहो तो पहला पॉइंट क्या होता है, मैल नरिशमेंट, एक वर्ड यूज़ करते हैं हम। अब मैल नरिशमेंट का मतलब होता है या आप न्यूट्रिएंट बिल्कुल ही ठीक नहीं खा रहे, ठीक है, तो आपकी जो है डेफिशिएंसीज हो गई, आयरन लो हो रहा है, जिंक खत्म हो रहा है, कॉपर कम चल रहा है बॉडी के अंदर, उसके फिर साइड इफेक्ट्स आते हैं। और या आप इम्बैलेंस में हम एक्सेसिव भी तो खा रहे होते हैं ना, ज़रूर से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे होते हैं, तो उसमें क्या साइड इफेक्ट होता है, आप मोटे हो जाते हैं, आप ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। जो लोग वेट अच्छा खासा कंट्रोल कर रहे होते हैं रमज़ान में आके, वो उनका जो है वो 2-4 kg गेन कर लेते हैं, तो आपकी ओबेसिटी, आपके मसले आम अल्फाज में, कहें आसान अल्फाज में, तो आपके मसले सारे ट्रिगर हो सकते हैं अगर आप यहाँ काम ख़राब करते हैं। डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, आपके डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। एक पेशेंट जो यूरिक एसिड की दवाई लेता आ रहा है, अगर पानी अच्छा नहीं पिएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, यूरिक एसिड फिर एलिवेट हो जाएगा। शुगर कंट्रोल अच्छा करता आ रहा है, पर मशरूब उसको चीनी वाला लेना ही लेना इफ्तारी में, तो उसका वो जो है शुगर का इशू भी, ब्लड फास्टिंग शुगर का इशू या रैंडम शुगर आपकी ख़राब होना शुरू हो सकती है, ठीक है। उसके बाद एक्सेसिव फैट से क्या होता है, एक पेशेंट है जो दवाई खाता आ रहा है, उसका डिस्लिपिडीमिया चल रहा है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सारा, ट्राइग्लिसराइड्स वैसे ही हाई रहते हैं, उसने पर पकौड़े खाए बगैर उसको नहीं सुकून आना। फिर क्या होगा, फिर आपका जो इश्यूज़ है फैट, एक्सेसिव फैट इनटेक से आपके वो वाले इश्यूज ट्रिगर हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट इनटेक इम्बैलेंस हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उसका तो वैसे ही बहुत मसला है। कार्बोहाइड्रेट कम कर दोगे तो एनर्जी खत्म हो जाएगी बॉडी से, बहुत ज़्यादा कर दोगे तो अगर किसी को ओबेसिटी का प्रॉब्लम है तो वो ट्रिगर हो जाएगा, शुगर का प्रॉब्लम है वो ट्रिगर हो जाएगा, जो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम ट्रिगर हो जाएगा। तो कहने का ये बताने का सारा मकसद है, क्योंकि इसी के आगे सारे कनेक्टेड है नेक्स्ट स्लाइड्स ना, ये सारे तलम्मा बताने का मकसद ये था कि आपने चीज़ें खानी है, मॉडरेशन में खानी है, एतदाल पसंदी में रह के खाएंगे तो पूरी ज़िंदगी सब कुछ खाते रहेंगे। अभी इसी उम्र में आके ज़्यादा से ज़्यादा खा के मसले कर लिए आपने तो फिर कुछ भी नहीं होना। फिर एक टाइम आना सब पे डॉक्टर के पास जाओगे, डाइटिशियन के पास जाओगे, वो रिस्ट्रिक्शन लगा देगी, फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। फिर खाएंगे तो मसला हो जाएगा, जैसे ही आपने कुछ खाया नहीं उल्टा मसला हुआ नहीं। तो इस स्टेज पे कभी नहीं लाते बॉडी को, कि बॉडी को इतना टेस्ट कर लें, इतना टेस्ट कर लें कि बेचारे की मत बच जाए और ज़रा सा भी आप खाओ तो मसला करना शुरू कर दे वो। अच्छा, उसके बाद अगर अच्छा रमज़ान गुजारना तो ये एक चीज़ ज़रूर देख लें, ये मैं चीज़ लाजमी करवाती हूँ अपने पेशेंट्स की रमज़ान से पहले, जो लोग कहते हैं रमज़ान में डाइटिंग शाइटिंग करनी है। अच्छा, डाइटिंग वर्ड की ना कॉनोटेशन एक बड़ी नेगेटिव बनती जा रही है कि डाइटिंग का मतलब ये है कि बस ये छोड़ दोगे वो छोड़ दोगे, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। ये कॉन्सेप्ट गलत है थोड़ा सा, ऐसा नहीं होता है। आप सब कुछ खाएं, अपने हेल्थ इश्यूज़ को मद्देनजर रख के खाएं। और हेल्थ इश्यूज़ का कैसे पता चलता है, एटलीस्ट साल में, अच्छी बात तो है कि 6-6 महीने बाद कराएं, साल में 2 दफ़ा ब्लड टेस्ट कराएं। नहीं करवा सकते 2 दफ़ा ब्लड टेस्ट, 1 दफ़ा तो करा लें, चले रेगुलरली नहीं करा सकते रमज़ान में करा लें। रमज़ान से पहले इसलिए क्योंकि रमज़ान में बहुत लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि हम सब कुछ खा रहे हैं फिर भी वीकनेस हो रही है। अच्छा, मैंने बताया ना, जो फर्स्ट अशरे के बाद एक कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स आना शुरू होती है मेरे पास, उसमें एक वीकनेस वाले ही बहुत आते हैं। ये सब कुछ तो खा रहे हैं, वीकनेस क्यों हो रही है? समटाइम्स देयर इज सम इशू, कोई अंडरलाइंग मसला चल रहा था, कोई ब्लड का को पता नहीं होता। ख़वातीन के अंदर आयरन की कमी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है। मतलब रिसेंट सर्वे है कि जो 5 से हमारे 12 साल की उम्र के बच्चे हैं ना, 10 में से 9 बच्चों की ग़िज़ा में आयरन कम होता है। और ये एक सर्वे किया गया था पंजाब और सिंध में, 2 बड़े सूबे हैं पाकिस्तान के, मतलब 10 बच्चे बिठाओ
तो उसमें से 9 को वैसी आयरन की कमी है, ठीक है, डाइट के अंदर। और उनमें से अगर 10 में से 9 को आयरन डाइट में कम है, इसका मतलब है कि 7-8 तो डेफिशिएंट होंगे प्रॉपर आयरन वाले, ठीक है। अब एक बंदा अगर आयरन डेफिशिएंट है, उसको क्या प्रॉब्लम होगा? उसको डिजीनेस होगी, थकावट होगी, वीकनेस रहेगी, और इसके और बहुत ज़्यादा बुरा दिन सोता रहेगा वो। उसको दिल करेगा मैं सो जाऊँ, मैं स्कूल से आया हूँ सो जाऊँ, ट्यूशन से आया हूँ सो जाऊँ, मैंने थोड़ा सा काम किया मैं लेट जाऊँ। तो ये वाले मसले आपके हल नहीं होते। तो कुछ ब्लड टेस्ट जो है ना वो करवाने बहुत ज़रूरी है फीमेल्स के लिए। CBC, सीरम फेरेटिन वगैरह ये कराएं। आपके पट्टे दुखते हैं, कमर दुखती है, घुटने दुखते हैं, कैल्शियम विटामिन D चेक कराएं। तो बहुत बेसिक टेस्ट हैं, ठीक है, जो आपको वीकनेस के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। उसके अलावा किडनी वगैरह भी चेक करवानी चाहिए, LFT RFT जो किडनी और लिवर के टेस्ट होते हैं करवाएं तो वो भी चाहिए। साल में एक दफ़ा लाजमी करवा लिया करें। बहुत आपकी हड्डियों में इधर दर्द हो रही है, जॉइंट्स में, तो क्या पता यूरिक एसिड हाई हो, जो कि अक्सर हाई हो जाता है। डिहाइड्रेशन की वजह से भी अक्सर लोगों का थोड़ा सा अपर लेवल पे चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो ब्लड टेस्ट अगर आप कराओगे तो आपका रमज़ान बड़ा अच्छा गुजर सकता है, क्योंकि देन यू कैन प्लान योर डाइट अकॉर्डिंगली कि मुझे ये इशू है और मैंने इसकी वजह से, इस इशू की वजह से मैंने अब डाइट में XYZ चीज़ ऐड करनी है। क्योंकि मसला पता होगा तो सोल्यूशन निकालेंगे ना, वरना हम यही कहते रहते हैं कि वीकनेस है, पता ही नहीं होता कि वीकनेस है क्यों। तो ब्लड टेस्ट इज़ द ओनली थिंग, दे आर द ओनली थिंग कि जो बताएंगे आपको कि भाई मसला है क्या। अब जैसे आयरन डेफिशिएंसी के मैंने सिम्टम्स बताए हैं, ये वो सिम्टम्स हैं जो हम अक्सर कहते हैं कि काम ज़्यादा किया है ना इसलिए ऐसे हो रहा है, ठीक है। हल्का हल्का चक्कर आना, थकावट रहना और नींद आना, गनूदगी का रहना, इसको अक्सर लोग हम ना कंफ्यूज कर लेते हैं कि काम ज़्यादा किया इसलिए हो रहा है। वो क्या पता आप आयरन डेफिशिएंट हो, क्योंकि बॉडी इतनी कमज़ोर नहीं अल्लाह ने बनाई, इतनी कच्ची नहीं अल्लाह ने बनाई कि आप ज़रा सा काम करो और लेट जाओ पूरा दिन बाकी। और अमूमन यही हो रहा होता है स्पेशली रमज़ान में। जो अच्छा खाता है और जिसकी डेफिशिएंसीज नहीं होती, माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं इनको, मिनरल डेफिशिएंसीज या माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज नहीं होती, इनको कुछ भी मसला नहीं होता लोगों को, उनका रमज़ान बिल्कुल सही गुजरता है, ठीक है। ये वाली चीज़ मैंने अभी आपको डिस्कस कर लिया है कि एक्सेसिव फैट इनटेक कर लोगे तो डिस्लिपिडीमिया हो जाएगा। जिन लोगों को पहले ही, आप लोगों में से जिसको पता है ना, कुछ लोगों के नोन इश्यूज़ होते हैं, उनको पता होता है कि मुझे ये मसला है, वो साल में कोई एक दफ़ा डॉक्टर को चेक भी करा आते हैं ज़रा। तो अगर आप लोगों को ये कुछ इश्यूज़ हैं जो आपके नोन हैं, जिनके लिए आपको भी शायद दवाई यूज़ करते रहे हो, या डॉक्टर ने या डाइटिशियन ने आपको कहा कि आपको ये मसला हो सकता है, तो ध्यान रखें। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रख के लाजमी अपने डाइट में चेंजेस करने हैं। आप चेंजेस नहीं करोगे तो इन अ मंथ भी हर चीज़ ट्रिगर हो जाती है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमें लगता है कि इट विल टेक टाइम, वक्त लगेगा ये चीज़ ख़राब होने के। डायबिटीज़ है ना 1 महीने में बिगड़ सकती है, लिपिड प्रोफाइल 1 महीने में बिगड़ सकती है, मोटापा भी ना 1 महीने में आप 4-4 kg भी आराम से गेन कर सकते हो, कोई मसला नहीं अगर आप डाइट ठीक नहीं करोगे तो, ठीक है। सो ये वाली थिंकिंग ज़रूर निकालनी है। आज से अगर कोई टेक होम नोट लेके जाना है ना, तो वो ये वाली थिंकिंग ज़रूर आपने दिमाग से निकालनी है कि जो सेहत है ना उसको बिगड़ने में ना साल कोई नहीं लगते। बचपन में बीमार ज़्यादा इसलिए नहीं हो रहे होते क्योंकि तब बॉडी बहुत मजबूत होती है। आप क्रॉस करें 30 ऐसे बीमारी आएंगी डाइट ख़राब करने से, ठीक है। और हर दफ़ा ऐसे नहीं होता कि एक ये भी मैंटेलिटी होती है हमारी कि बीमार हो गए कोई डॉक्टर के पास चले जाएंगे, जेब में पैसा तो है, फलान डॉक्टर भी मेरा जानने वाला है। डॉक्टर्स के हाथ ही बंदे होते हैं, जब मसला ज़्यादा हो जाए हम क्या ही कर लेंगे, डाइटिशियन क्या ही कर लेगा, कितना ही कह दूँगी ये ना खाओ ये ना खाओ ये ना खाओ, कितना ही कह दूँगी। मतलब एक पेशेंट है मिसाल के तौर पर मेरे पास, ओबेसिटी है, ठीक है, तो मुझे उसके कार्ब्स थोड़े सेट करने हैं, उसके बाद उसको साथ यूरिक एसिड भी हाई है तो उसको प्रोटीन भी मुझे कम देना, मजबूरी है, प्रोटीन आप ज़्यादा नहीं दे सकते यूरिक एसिड में, ठीक है। उसके अलावा उसको जो है बैक का मसला है, वॉक नहीं कर सकता। ये बड़ा कॉमन कॉम्बिनेशन है जो आता होता है आफ्टर 45 और 50 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। वो वॉक भी नहीं कर सकता। अब मुझे बताएं उसका वजन कैसे कम कराऊँ। इट्स दीज टाइप ऑफ केसेज आर सो डिफिकल्ट कि वो कमर का मसला है, वो वॉक नहीं कर सकता, घुटनों का मसला है, वो वॉक नहीं कर सकता, साथ में यूरिक एसिड ब्लड प्रेशर हाई रहता है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है। ये कॉम्बिनेशन इज़ वेरी कॉमन। अब वो चाहता है, वो तरले करता है मरीज़ मुझे, पर मैं क्या करूँ। अब आप वॉक ही नहीं कर सकते, डाइट में कितनी कम कर दूँगी। मतलब मेरा हर डाइटिशियन का तरीका होता है, मैं ज़रूरत से ज़्यादा डाइट कम करना पसंद नहीं करती। फिर मैं यही काउंसलिंग कर रही होती हूँ कि इतनी डाइट पर जितना गिर गया तो बस चल सो चल, अब क्या कर सकते हैं, अब तो टाइम निकल गया ना हाथ से। ये वाली थिंकिंग ख़त्म करने के, जब दिल किया तो मैं उठ के चला जाऊँगा, चीज़ ठीक हो जाएगी। बॉडी जो है ना उसको आप बार बार ठीक नहीं कर सकते। अब उसमें बहुत छोटी सी मिसाल है, ये रोस्ट्रम ही लें, ये अब एक कारीगर ने बनाया एक फ्रेश अपनी कंडीशन में, जिस तरह अल्लाह ने हमारी एक फ्रेश साफ़ सुथरी बॉडी बनाई होती है, पर इसको हम एहतियात नहीं करते और बार बार इस पर कोई चीज़ बच जाती है, किसी गलत जगह रखा है कि कोई गुजरता गुजरता इस कोने को हाथ मार जाता है, कोई चीज़ लग जाती है, 1 खराश आई, 2 खराश आई, 3 खराश आई, आप कारीगर के पास लेके गए, वो इसको दोबारा से बिल्कुल नया तो नहीं कर सकता, कुछ पेवनकारी टाइप कर देगा कुछ, ठीक है। आपने फिर ध्यान नहीं रखा, आपने फिर लाके उसी जगह रख दिया कि हाँ फिर कोई बज रहा है, फिर कोई बज रहा है, फिर कोई बज रहा है, फिर लेके 3 साल बाद भाई ये ख़राब हो गया, इसको फिर ठीक कर दो। तो क्या आपको लगता है कि इसकी कंडीशन बैक टू ज़ीरो हो पाएगी?
चीज़ों की कंडीशन है कभी बैक टू ज़ीरो नहीं होती, एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो पेवन ही होता है, रिपेयर ही होती है। तो ये नहीं हम कर सकते कि अभी ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो ठीक है, ध्यान आ गया और मेरा शायद लिपिड प्रोफाइल ख़राब है, अच्छा इसको ठीक करते हैं, ब्लड टेस्ट करा ख़राब निकली, थोड़ी सी डाइट की वो ठीक आ गया, रिलैक्स हो गया, वापस बैक टू नॉर्मल, वही पुरानी वाली आदत पे। फिर क्या होगा, फिर हाई हो जाएगी, फिर हाई हो जाएगी, एक दिन आएगा दवाइयों से भी नीचे नहीं जानी है, किसी चीज़ से नीचे नहीं जानी। बॉडी को उतना स्ट्रेच नहीं करो कि यहाँ तक पहुँच जाए वो, ठीक है। नहीं, ब्लड टेस्ट ना हर किसी के लिए मुख्तलिफ होते हैं, ब्लड टेस्ट बहुत सारे होते हैं, ठीक है। हाँ देखें, चंद नोट कर लें, ठीक है। एक बोर्ड है, हाँ यस वी हैव अ बोर्ड। एक हम वो कहते हैं तकरीबन बेसलाइन टेस्ट, ठीक है। ये वाले वो ब्लड टेस्ट हैं जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखे हैं कि ख़राब होते हैं, ठीक है। तो ये वाले टेस्ट आप करवा लें, चुगताई से करवा लें, चुगताई कार्ड बनवा लिया करें, वो आपको थोड़ा डिस्काउंट भी दे देता है, तो वो ज़रा एक अच्छी लैब, इसके रिलायबल रिजल्ट्स भी हैं और वो आपको डिस्काउंट भी दे देते हैं, तो ज़रा सही बात हो जाती है। ब्लड टेस्ट जो आपने करवाने होते हैं 1 से ये कराना ना कराओ, ट्वाइस अ ईयर। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है, वो इंसान ब्लड टेस्ट ट्वाइस अ ईयर कराए जिसको नोन इश्यूज़ हैं, ठीक है। मैं आपको ब्लड टेस्ट की टाइप बताती हूँ कि भाई ये वाले करवा लें एक दफ़ा, उसके बाद अगर ये ख़राब हो जाए, जो ख़राब हो उसको ज़रा बार बार करा ले, उस अकेले को, फिर सारे ना कराएं। बेशक पता होता है ना जब किडनी नहीं ख़राब, मेरी किडनी वाला साल में एक दफ़ा करा लिया, ना कराए बार बार। और आफ्टर 30 लाजमी कराएं, 30 बिलो इतने मसले नहीं होते। आप 30 क्रॉस करो ना तो आपको एकदम समझ आनी शुरू होगी बॉडी को हो क्या रहा है, हर कोई परेशान हो रहा होता है, ये अब क्यों, मतलब किसी एक करवट लेटे हो तो वो दुखना शुरू हो गया सुबह, मतलब ऐसे मसले शुरू होते हैं और ये फिर टाइम के साथ साथ बढ़ते ही रहते हैं, ठीक है। ख़वातीन के लिए एक एक्स्ट्रा मैं ऐड करी, मर्दों का उम्र ये कम नहीं होता। खैर आपने नॉर्मल करवाना है, CBC कराना है। ख़वातीन में सीरम फेरेटिन लाजमी कराना आप लोग, ये आजकल बहुत ख़राब होना शुरू हुआ है। अब मैं पेशेंट्स का लाजमी करवाती हूँ ये। यूरिक एसिड करवा लिया करें अगर आपको यहाँ जॉइंट, अच्छा हर ना ब्लड टेस्ट के पीछे एक सिम्टम भी होता है। अगर आपको देखें सिंपल जॉइंट पेन है ना, तो उसके लिए आपने यूरिक एसिड चेक कराना है। ये अक्सर ख़राब हो जाता होता है रमज़ान के एंड पे डिहाइड्रेशन की वजह से, कांस्टेंट डिहाइड्रेशन की वजह से, क्योंकि हम पानी बैलेंस नहीं कर पा रहे होते। यूरिक एसिड भी अमूमन, अच्छा यूरिक एसिड भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ज़रूरी नहीं कि ये ज़्यादा बहुत हो जाएगा तो दर्द शुरू होगी। ये बॉर्डर के करीब भी जा रहा हो तो भी आपको मतलब हल्की हल्की दर्द शुरू होती है, वो बड़ी स्पेसिफिक सी दर्द होती है जो आपको या कलाई में हो रही होती है, हाथ में हो रही होती है, बाकी बॉडी में नहीं होगी। हाँ बाकी बॉडी में नहीं होती उतनी, मतलब हील में हो रही है, अजीब अजीब छोटी छोटी जॉइंट्स वाले जगहों पर होती है ये, ठीक है। तो CBC होगा, सीरम फेरेटिन हो गया और एक यूरिक एसिड हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये वाला जो अगले, इसके बाद जो अगले ब्लड टेस्ट है ना, विटामिन डी और कैल्शियम। विटामिन डी और कैल्शियम कभी भी ना ऐसी बस खाते नहीं रहना, इसकी टॉक्सिसिटी भी हो जाती है। तो जब भी आपका लो आए और आप खाओ तो 3 महीने खाने के बाद इसको छोड़ के दोबारा इसके अलग से टेस्ट दोबारा कराने हैं। ये बहुत गलती करते हैं लोग, खाते रहते हैं और विटामिन डी 100 पहुंचा होता है। टॉक्सिसिटी, इसकी टॉक्सिसिटीज़ भी होती हैं। एक्सेसिव सप्लीमेंटेशन भी नहीं करते, सप्लीमेंट बहरहाल सप्लीमेंट ही होता है, तो इनके अपने मसले भी होते हैं, इनकी टॉक्सिसिटीज़ भी हो जाती हैं। कभी भी ऐसे ही विटामिन नहीं खाने शुरू कर देते कि मुझे वीकनेस फील हो रही है मैं विटामिन खा लूँ, विटामिन खाने को बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप करा लें, अच्छा विटामिन डी करा लें, ठीक है, इसके साथ ही कैल्शियम करा लें। फिर एक किडनी के होते हैं LFT और RFT, ठीक है, ये किडनी लिवर के होते हैं। अब एक बंदा है जो मोटापे वाला, जिनको मसला होता है, उनका LFT ख़राब होता है, ठीक है, अक्सर ख़राब हो सकता है, अमूमन मर्दों में होता है या प्रेगनेंसी के बाद ख़वातीन जब वेट से कम कर रही होती हैं तब उनका। अगर आपका एब्डोमिनल फैट ज़्यादा है ना, कुछ लोगों की ना पूरी बॉडी चौड़ी होती है, जिन लोगों का एब्डोमिनल फैट ज़्यादा है ना, तो उन लोगों को मसला हो सकता है LFTs का। RFT अमूमन इतने प्रॉब्लम नहीं करते पर करवा लेने चाहिए, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल। अच्छा अब फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल का क्या होता है कि अगर आपको, ये भी एब्डोमिनल फैट वालों की ज़्यादा ख़राब होती है, अमूमन इतनी नहीं होती एब्डोमिनल, या वो लोग जो पराठे और अंडे बहुत ज़्यादा खाने के शौकीन है, जो 2-2 अंडे पराठे का नाश्ता करते हैं, ठीक है। बाद में बेशक आप पूरा दिन भूखे रहो, वो पराठा अंडा जो है बहुत एक्सेसिव हो जाता है। मक्खन का, देसी घी का इस्तेमाल करते हैं, उनका लिपिड प्रोफाइल ख़राब होने का खदशा होता है। आपने करना क्या होता है, एक टेस्ट है जो अक्सर ही करते रहा करें खुद ही, ग्लूकोमीटर ले लें आप लोग घर में, ठीक है, क्योंकि हम सबकी हिस्ट्री होती है डायबिटीज़ की, कहीं ना कहीं किसी न किसी को होगा डायबिटीज़ आपके फैमिली में, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपने क्या करना होता है, आपने ना फास्टिंग ब्लड शुगर करनी होती है।
ठीक है। अगर आप डेली नहीं कर पा रहे, ठीक है, डेली देखा डेली तो नहीं करनी होती, ये मतलब हफ्ते में 1 दफ़ा कर ली, महीने में 2 दफ़ा कर ले, बस कुछ भी नहीं, सुबह उठते साथ ही बगैर कुछ खाए पिए। अगर लेट से ये नहीं हो पा रही है तो इस टेस्ट में एक HbA1c ऐड कर दें, ठीक है। ये 3 महीने का शुगर का आपको रिजल्ट दे देगा। ये उन लोगों ने लाजमी कराना है जिनकी मदर फादर को या पेरेंट्स को, किसी बहन भाई को है, वो लाजमी कराएं। ये मत देखना कि मेरी एज क्या है। अगर आपको ओबेसिटी का प्रॉब्लम है और आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो HbA1c आपने लाजमी कराना है। प्री डायबिटिक्स अक्सर लोग ही निकल आते हैं, ठीक है। उसके बाद CBC सीरम फेरेटिन, ये फीमेल से इन्हें बहुत लाजमी कराना है। अक्सर हमारा आयरन लो होता है, पता नहीं होता, इसलिए हमें थकावटें रह रही होती हैं ऑल द टाइम। विटामिन डी, कैल्शियम, मर्द और दोनों का बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए सप्लीमेंटेशन जब भी लेनी है वो 2-3 महीने ली है, उसके बाद स्टॉप करनी है, दोबारा टेस्ट कराना है, इसको लेते नहीं रहना आंखें बंद करके। उसके बाद किडनी लिवर, ये एब्डोमिनल ओबेसिटी से बहुत लिंक है इसका। किडनी अमूमन ठीक होती है अनलेस आपको कोई हिस्ट्री हो फैमिली। उसके अलावा लिपिड प्रोफाइल उस बंदे की जिसके एब्डोमिनल फैट है। ज़्यादातर मसले आपको एब्डोमिनल फैट की वजह से आएंगे, वरना नहीं इतना मसला होता था। जिसका पेट मोटा है ना उसका इशू है सारा, क्योंकि ये जो सारा हिस्सा ना बीमारी यहीं पर ही है। जितना आपका पेट का मसला है उतना आपका हेल्थ इशू है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डाइटिंग के चक्कर में ना एक बड़ी गलती लोग कर रहे होते हैं, क्योंकि डाइटिंग बड़ी ट्रेंडिंग चीज़ है। जिसको ज़रा सा भी वेट से आता है तो वो कहेगा कि अच्छा ठीक है, और ख़वातीन को मुँह में ना भूख ज़्यादा लगती भी नहीं होती, तो उनको होता है कि चलो डाइटिंग करेंगे ना तो रमज़ान में तो वज़न बड़ा अच्छा कम हो जाएगा। उस चक्कर में वो सहरी बहुत थोड़ी करती हैं, 1 अंडा ले लिया, चाय ले ली, रस ले लिया, चाय ले ली, ब्रेड का स्लाइस ले लिया, चाय ले ली। ये नहीं करनी। सहरी है, इफ्तारी और प्रॉपर मील्स लेने इस टाइम पे आपने। जो बंदा प्रॉपर मील्स नहीं ले रहा फिर वो एक के बाद कंप्लेन करेगा, लाजमी करेगा कि भाई मुझे तो हो रही है वीकनेस। तो ये वाली चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सहरी कभी भी नहीं छोड़ते। अब सहरी छोड़ने के क्या मसाइल होते हैं। सहरी छोड़ेंगे, सबसे पहले तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पूरा दिन अजीब सा स्लगिश फील होगा, स्लीपी फील होगा, क्योंकि जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है ना, हमारा क्या चक्कर, हम चक्कर इस चक्कर में सहरी नहीं कर रहे होते कि सहरी नहीं करेंगे, मील स्किप होगा, शायद कैलोरी ज़्यादा बर्न हो जाएंगी। डाइटिंग या हेल्दी ईटिंग जो है ना, या वज़न कम करना है मिसाल के तौर पे आपने, तो बहुत ज़्यादा और बहुत कम खाने के बीच एक बारीक सी लाइन है। वो बैलेंस हर इंसान का मुख्तलिफ होता है, वो बैलेंस ढूंढना है आपने। ये मील स्किप करने से कुछ नहीं होता। मील स्किप करने से या बहुत कम खाने से वज़न कम होते तो ये सबसे आसान बात थी। लोग कम खाते वज़न कम हो जाते, मसला नहीं था। हम डाइटिशियंस की ज़रूरत ही ना पड़ती। फिर आप कभी ज़्यादा खा लेते तो वज़न ज़्यादा होता, कम खाते तो वज़न कम हो जाता। पर दिस इज़ नॉट द केस विद द ह्यूमन बॉडी। सो आपको हर वक्त नींद आती रहेगी, मेटाबॉलिज्म उल्टा और स्लो हो जाएगा, और जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो तो फिर नींद आती रहती है, आपको वीकनेस फील होती रहती है, आपको मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। कोई फ्यूल तो मिल नहीं रहा बॉडी को, बॉडी पुराने रिजर्व्स भी चल रही है। उसके बाद जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, फिर आपके पट्टे भी दर्द करेंगे, फिर आपको वीकनेस भी होगी, फिर आपको चक्कर भी आएंगे, सब होगा। मतलब छोटी से छोटी चीज़ अगर हो, मिसाल के तौर पर चक्कर ही आए, तो बंदा कहाँ अच्छा परफॉर्म कर पाता है। आप ऑफिस जा रहे हो, जॉब करते हो, आपको चक्कर आई जा रहे हैं, क्या करोगे आप काम ही नहीं कर पाओगे। सारी चीज़ ना, आपकी जॉब, आपकी सेहत, आपकी ज़िंदगी, आपके सैर सपाटे, आशियाँ, एवरीथिंग कम्स डाउन टू हेल्थ है तो आप ये कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। और उल्टा पता है क्या होता है, क्रेविंग्स बहुत इंक्रीज हो जाती हैं। जो बंदा सहरी छोड़ता है ना, इफ्तारी में सवाल ही नहीं पैदा होता कि पकौड़े समोसे छोड़े। वो 4-5 पकौड़े खाएगा, वो 6-7 समोसे खाएगा, क्योंकि उसको उस वक्त समझ नहीं आ रही है, क्योंकि बॉडी ने खाना देखे, बॉडी सुबह कितने घंटों की भूखी है, अब तो बॉडी मांगेगी। अब तो आपका ब्रेन ही आपको नहीं जान छोड़ेगा, आप लाजमी खाओगे, ठीक है। तो इसलिए सहरी छोड़ना इज़ अ बैड ऑप्शन। ये इशू ना बहुत कॉमनली हो रहा होता है कॉन्स्टिपेशन का या मैदे के मसले का। किसी भी इंसान को मैदे का मसला है ना, तो आप हेल्थ का कोई भी गोल अचीव करना चाहते हो ना, वो आपसे अचीव नहीं होगा। उसका मसला ये है कि सारी चीज़ जो आप खाते हो, कुछ भी खाते हो, पहले कहाँ जाती है? वो सबसे पहले स्टमक में जाती है। जब स्टमक ही सही नहीं है तो आगे ब्लड में कहाँ तक पहुँचे, कैसे पहुँचेगी, ठीक है। पहला मसला यहाँ पे हो जाता है। इसलिए आपको अपना स्टमक सही करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत छोटी सी चीज़ है और बहुत बड़ी मिस्टेक है, कमोड के इस्तेमाल के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन के केसेस बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। अब होता क्या है, हमें चाहिए होती है स्क्वाटिंग पोजीशन, बिल्कुल ऐसे वाली, ठीक है, जो हमारी अमूमन एशियन टॉयलेट में जो पोजीशन होती है कि आपके घुटने आपके सीने से जुड़े होते हैं थोड़े से, ठीक है। अगर आप कमोड में बैठते हो इस पोजीशन में, ये पोजीशन ठीक नहीं है। हमने कमोड तो कॉपी कर लिया, हमने पोजीशन कॉपी करना भूल गए कि एक्चुअली पोजीशन क्या चाहिए होती है, ये नॉलेज हमने ली नहीं। इसलिए कॉन्स्टिपेशन के केसेस बहुत बढ़ते आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को होती है, हालांकि तुक्की नहीं बनते बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होने की। बेसिकली आसान अल्फाज में कहूँ तो जो मसल होते हैं ना, यहाँ पे चोक हो जाता है, ठीक है,
और इस पोजीशन में रिलैक्स होता है, तो आप आसानी से स्टूल पास कर सकते हो। पहला मसला ये है, क्योंकि आप डाइट में फाइबर ऐड करो, जो कॉन्स्टिपेशन में कहा जाता है फाइबर ऐड करो, पानी अच्छा पियो, ये करो वो करो, पर उससे पहले अगर ये नहीं ना हो रहा तो फिर ये भी फ़ायदा नहीं देगा। इसलिए पहले मैंने ये बात समझाई है। मुझे जब भी कोई मरीज़ कहता है ना, मैंने एक पिक्चर सेव की हुई है अपने मोबाइल में, मुझे जब भी कोई मरीज़ कहता है ना आके कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है, तो मैं पहले उसको ये दिखाती हूँ कमोड तो यूज़ नहीं करते, और कमोड बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली जिनका वेट ज़्यादा है, वो कहते हैं एशियन टॉयलेट सीट पे कहाँ बैठा जाएगा, कमोड यूज़ कर लो। पर आपको ये पोजीशन चाहिए। अच्छा, इस पोजीशन में अब एक प्रॉब्लम है। अच्छा, कुछ लोगों को यही पता है कि ये पोजीशन चाहिए होती है, वो क्या करते हैं, घर के जो आर्म स्टूल होते हैं ना, थोड़े थोड़े से इतने इतने ऊंचे सिर्फ, ठीक है, वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं, फिर भी पोजीशन ये नहीं बन पाती। ये जो स्टूल होता है काफ़ी ऊंचा होता है। कमोड में भी आपका स्टूल इतना ऊंचा होना चाहिए कि आपके घुटने आपके सीने के करीब आ जाए। ये 30 to 35 डिग्री एंगल जब तक नहीं बनेगा, स्टूल पास नहीं होगा, मसल्स रिलैक्स नहीं होंगे। ये बहुत छोटा सा पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनको मजबूरन कमोड यूज़ करना पड़ रहा होता है, कमर के मसाइल होते हैं, उनको भी बड़ा स्टूल आके दें, कस्टमाइज बनवा लें, किसी कारपेंटर से जाकर बनवा लें, ठीक है। एक हाइट का चेक करें कितना मेरा टांग ऊपर करो तो इतनी हाइट बनती है, उसको नापें और उतने साइज़ का बनवा लें, ठीक है। उसके अलावा कुछ लोगों का ये मसला भी नहीं होता क्योंकि वो एशियन टॉयलेट सीट वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पर फिर भी रमज़ान में कॉन्स्टिपेशन बहुत इंक्रीज़ होती है। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट रमज़ान ना, तो रमज़ान में कॉन्स्टिपेशन इंक्रीज़ होना इज़ अ वेरी कॉमन इशू। अब उसका मसला क्या होता है, एक तो ये कि चूँकि ये वीकनेस होना ना रमज़ान में बड़ा ही कॉमन है, कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं कि मतलब 2-4 को हो रही है, अमूमन हर तीसरे को वीकनेस होती है और हम बहुत लेट के वक्त गुजारते हैं। तो आपको ना ट्राई टू बी लिटिल फिजिकली एक्टिव, चलता फिरता बंदा होना चाहिए, तो उसको स्टूल पास होने का प्रॉब्लम नहीं होता। फिर डाइट में फाइबर अच्छा ऐड करें। खालिस गंदम वाले आटे की आपने रोटी खानी है। जिस बंदे की खालिस गंदम वाले आटे की रोटी नहीं है, उस इंसान को तो स्टूल अच्छा पास हो ही नहीं सकता, उसे गट माइक्रोब्स ही ख़राब हो जाते हैं। तो खालिस गंदम वाले आटे की रोटी का मतलब होता है पूरे के पूरे गंदम को पिसवा, पूरे के पूरे दाने को पिसवा के आटा निकालना। ये जो हम सफ़ेद आटे आजकल खा रहे हैं ना, वो खा के आप ये समझो कि मेरी हेल्थ ठीक होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता, उल्टा 4 चीज़ें और ख़राब कर देता है। वो आटे इस्तेमाल नहीं करने, मेहनत कर लें, क्योंकि हम देखें हर खाने के अंदर हर घर का हर फर्द रोटी इस्तेमाल कर रहा होता है, अपनी गंदम लें और ख़ुद पिसवाएं, थोड़ी सी मेहनत है, पर देखें सेहत भी तो चाहिए ना। रोटी का मसला होता है, रोटी के अलावा आप सीड्स कुछ इस्तेमाल कर सकते हो, चिया सीड्स वगैरह इस्तेमाल आप कर सकते हैं डाइट के अंदर, होल ग्रेन्स इस्तेमाल करें। इंजीर एक बड़ी साइंटिफिकली प्रूवन रेमेडी है कि आप इंजीर लें, उसको पानी में डालें, रात को भिगो करके सुबह उठे पानी पिया, इंजीर खाई, तो ये भी बहुत अच्छी रहती है। उसके अलावा कुछ डाइट में ना लेग्जेटिव्स होते हैं कि आपने स्टूल मतलब आपको फील हो रहा है पर आप ठीक से पास नहीं कर पा रहे हो, तो लेग्जेटिव क्या करता है, उसको थोड़ा पुश कर देता है, ठीक है। तो सना मक्खी के बारे में शायद आप लोगों ने सुना हो, पता है आप लोगों को, हर्ब है, बस मिल जाती है, बड़े आराम से मिल जाती है। सना मक्खी एक हर्ब होती है, आप समझे ग्रीन टी की तरह इसका कावा बनता है, बहुत थोड़ी सी लेनी होती है। अगर आपको लगे कि हर इंसान का टाइम होता है ना कि मैं मिसाल है कि 8 o'clock इन द मॉर्निंग जाता हूँ वॉशरूम, आपने जाना है, उससे थोड़ी देर पहले सना मक्खी पी लें तो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पानी अच्छा पीना है। अब आप सब फाइबर भी ले रहे हो, ये वाला मसला भी नहीं है, सब कुछ और पानी नहीं पी रहे, फिर कैसे कॉन्स्टिपेशन ना हो। और रमज़ान में पानी ना पीना बहुत प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि इफ्तार से सहरी के बीच आपने मैनेज करना होता है, और वहाँ पे हम ध्यान नहीं रख पा रहे होते, हमारा ज़्यादा फोकस खाने पे होता है और पानी पे कम होता है। आपने करना है, आपने हर घंटे में 2 गिलास पीने की कोशिश करनी है, ठीक है। 1 गिलास 2 गिलास 1 गिलास 2 गिलास, कम से कम 8 गिलास तक तो पहुँच जाएंगे ना। 8 से कम तो बहुत कम होते हैं रमज़ान के लिए, ठीक है। सो 8 गिलास कम से कम पानी पीना है। उसके बाद ये बात बहुत ज़रूरी है, ये वाली मिस्टेक करते हैं बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, या जो ऑफिस में लोग काम करते हैं। जब आपको अल्लाह ताला ने ना हर चीज़ का एक मैकेनिज्म बनाया है, ठीक है। जैसे नींद जब आने लगती है तो पहले एक जमाई आती है, अब जमाई को इग्नोर कर दो, नींद आनी बंद हो जाएगी आपको थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो सेम हैपन्स विद स्टूल एज वेल। आपको एक अर्ज आएगी, जैसे यूरिन की अर्ज आती है ना, यूरिन का फ़ायदा पता है क्या, उसकी अर्ज आती है और वो ख़त्म नहीं होती आसानी से, वो आपको आती रहती है। प्रेशर होता है ना ज़्यादा, इसका प्रेशर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता अनलेस आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। उन लोगों को प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग आता है स्टूल पास करने का कि वो कर लेते हैं आराम से, पर कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, या आपने बहुत अच्छा खाना पीना भी नहीं करते आप, ठीक है, तो आपको इतना प्रेशर नहीं आएगा कि आपको मजबूरन जाना पड़े। तो अमूमन इसका प्रेशर हल्का सा होता है और आपको ईमेल टाइप कर रहे होते हो, आप कहते हैं मैं बस ईमेल एंटर कर दूँ ना, 2 तो लाइनें रह गई, उतने में अर्ज गई, अर्ज आती है एक दफ़ा, अर्ज टू पास स्टूल आती है, उसको इग्नोर नहीं करना। प्लीज़ गो एंड पास द स्टूल। स्टूल और यूरिन क्या है, ये टॉक्सिन्स हैं ऑफ बॉडी, अंदर क्यों रख रहे हैं हम इसको, ये सारे टॉक्सिन्स हैं, ये फाजिल मादे हैं जो आपकी डाइट के बाद आपके अंदर बने थे, ठीक है। आपके खुराक के साथ जो फाजिल मादे आए, ये एक्सक्रीटरी मटीरियल है,
ये गंद है, इसको निकालना है बॉडी से बाहर, इसको क्यों अंदर रख रहे हैं लंबे लंबे टाइम पीरियड के लिए। और अगर आपने वो एक अर्ज एक दफ़ा मिस की तो फिर अगली बार 2 दिन बाद आनी है। दैट्स हाउ कॉन्स्टिपेशन डेवलप होती है। और जिन लोगों को अर्ज जो है ये इसको रेजिस्ट करने की आदत होती है ना, इनको आदत होती है फिर, तो ये हर तीसरे दिन ये मसला कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ कॉन्स्टिपेशन में डेवलप हो जाती है। ठीक है, उसके बाद पानी, वाटर इनटेक रमज़ान है बहुत प्रॉब्लम कर रहा होता है। और वाटर इनटेक वाली इस पर मैंने प्रॉपर एक सेपरेट स्लाइड बनाने का मकसद ये था कि इसके सिम्टम्स ही हमें समझ आ रहे होते हैं। इसके सिम्टम्स ये वो वाले हैं जो इफ्तारी से पहले अमूमन हो रहे होते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती। अब लाइट हेडेड आपको फील हो रहा होता है, शायद आप में से किसी को भी ना पता हो कि लाइट हेडेड फील करना इज़ अ सिम्टम ऑफ वाटर इनटेक, लेस वाटर इनटेक, कि आपका जो पानी है वो बहुत कम है आपकी बॉडी के अंदर, आपने पानी ठीक से नहीं पिया, अब आपको लाइट हेडेड फील हो रहा है। लाइट हेडेड क्या होता है, बैठे भी हो तो धुंधला सा फील हो रहा है, चक्कर से आ रहा है, सर उठाने का दिल नहीं कर रहा, दिल कर आंखें बंद कर लूँ। और इस चीज़ को हम कहते हैं रोज़ा रखा था ना, वीकनेस हो गई है। वीकनेस नहीं हुई, पानी नहीं ठीक पिया हुआ आपने। उसके बाद थकावट होना, ड्राई माउथ होना, भूख का कम लगना, शुगर क्रेविंग होना, डिजीनेस वगैरह होना, ये सारे वाटर इनटेक बॉडी में प्रॉपर ना होने के सिम्टम्स हैं। उसके बाद अच्छा, अगर आपको इफ्तार से पहले ही ऐसा कोई सिम्टम आ रहा है तो कोशिश करें आपने इफ्तार में 1 गिलास ORS पीना है। और ये सिम्टम्स ना 1-2 प्रेजेंट हो तब ORS। अच्छा, ORS का ये एक बात याद रखनी है, इसके अंदर ना ग्लूकोज भी होता है, तो शुगर वाले पेशेंट्स ये ना हो कि इफ्तारी में सिर्फ ORS के 3 गिलास पी लें, तो उनको भी मसला हो सकता है। तो ऐसे नहीं करना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कोई इशू आ रहा है तो इफ्तारी में कोशिश करें ORS लें और इफ्तारी के बाद इक्वली डिवाइडेड पानी पिएं। बोतल को मुँह लगा के आधे बोतल ख़त्म नहीं करनी, ये बात बहुत गलत होती है। ग्लास करके पीते हैं, ये मुँह लगा के ना एक ही सांस में 4 गिलास पी जाना, ये बिल्कुल ठीक चीज़ नहीं है। तो इक्वल डिवाइड करना है आपने इफ्तारी से सहरी के बीच पानी को। उसके बाद हम ओवर ईटिंग करते हैं, स्टमक के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। ओवर ईटिंग करने से बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपने डाइट में तो फाइबर ज़्यादा अच्छा ऐड करें। फाइबर आपकी डाइट में अच्छा होगा, जैसे कि कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल हो गया, फल का इस्तेमाल हो गया, खालिस अनाज का इस्तेमाल हो गया, नट्स का इस्तेमाल हो गया, सीड्स का इस्तेमाल हो गया, तो इसको हम कहते हैं अच्छा फाइबर। तो अच्छा फाइबर आपने यूज़ करना है तो फिर आपको स्टमक का इशू थोड़ा रिजॉल्व हो जाता है। उसके बाद तली हुई चीज़ें, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप तली हुई चीज़ें या प्रोसेस्ड चीज़ें, डब्बे में रेडी टू कुक टाइप चीज़ें आती हैं ना कि आप सिर्फ तलो और खा लो, वो डब्बे की चीज़ों से बहुत परहेज़ करना है। अगर आप वो ले रहे हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका मैदे का इशू ठीक हो जाए। जो मैदे में जलन होती है, जो मैदे में यहाँ पे जलन होती है ना, इधर करके, इस जलन की बात कर रही हूँ। उसके बाद जो लोग एक्सेसिव शुगर इनटेक होता है, इफ्तार होता है, मैदे में वैसे हल्की सी एसिडिटी इतनी हुई होती है, पूरा दिन भूखा रह के, तो उस टाइम अगर आप ठीक खाना खा लो तो आप ठीक भी हो सकते हो, और ख़राब खा लो तो बहुत मसला एग्रीवेट हो सकता है। अब ख़राब खाने से मुराद क्या है, चीनी वाले मशरूबात बहुत ट्रेंड है हमारे यहाँ पीने का, 2-2 गिलास हम इकट्ठे पीते हैं। चीनी जो बंदा ज़्यादा लेगा और उसको मैदे का मसला भी है तो उसका मैदे का मसला ट्रिगर होना है। उसके बाद एक लफ्ज़ होता है सिनबायोटिक्स। कभी शायद आपने प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक का नाम सुना हो। ठीक है, ये बेसिकली हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, एक हेल्दी बैक्टीरिया होता है, एक हेल्दी बैक्टीरिया का आपका फूड होता है, तो ये दोनों इकट्ठे जब मिल जाए ना किसी मील में तो उसे कहते हैं सिनबायोटिक। तो ये कम्बिनेशन ऑफ फूड बड़ा अच्छा होता है। और डाइट में सबसे अच्छा सिनबायोटिक कैसे बनता है कि आपने दही लेना है, दही के अंदर आधा केला डाल लें, ठीक है, एक छोटा केला डाल लें, आधा चाय का चम्मच शहद डालें, चिया सीड्स डालें। ये जो कम्बिनेशन है इट्स एक्सीलेंट फॉर स्टमक। आपको किसी भी तरह का स्टमक का मसला है और आप स्टमक की एहतियात करते हैं कि चाय का एक्सेसिव इस्तेमाल ना हो, कॉफ़ी का इस्तेमाल ना हो, फैटी चीज़ें ना हो, आप महीना 1.5 नाश्ता करके देखें, आपका मैदा बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है, चीनी मत डालेगा, देसी शक्कर डाल लें, बस चीनी नहीं डालनी, चीनी बैड है फ्लेवर के नहीं, इसके अंदर ये सिनबायोटिक कम्बिनेशन है, इन सब चीज़ों के अंदर ये मिल के चीज़ें बन जाती हैं फिर। ठीक है, ये फ्लेवर के लिए नहीं है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा लेंगे, अगर आप कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट अच्छे भी हो जाते हैं और बुरे भी हो जाते हैं, क्योंकि चीनी भी कार्बोहाइड्रेट्स में आती है। शहद शक्कर का एक्सेसिव इस्तेमाल भी आपको तंग करेगा। तो मैदे के मसले ना, तो आपने ये एक्सेसिव मीठी चीज़ों से ज़रा दूर रहना है। ठीक है, तो फिर आपको मैदे का मसला आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे रमज़ान में। उसके बाद सहर और इफ्तार में ना आपने ट्रे अपनी ऐसे बनानी है। ठीक है, अच्छा ये लिखा हुआ था मैंने, डोंट बी अफ्रेड ऑफ चपाती, रोटी नहीं छोड़नी। ये डर के मारे कि मेरा वेट ज़्यादा हो जाएगा, रोटी नहीं छोड़नी है आपने। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, आप समर में कर सकते हैं, गर्मी में कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होता, कोई गर्म तासीर नहीं होती इसकी। ठीक है, उसके बाद अंडे का इस्तेमाल लाजमी करना है, दिन में 1 अंडा ले लें, जर्दी समेत ले लें। अब अगर आपको ब्लड प्रेशर का ज़्यादा ही मसला है तो फिर वो देखा जा सकता है कि अंडा कितना इस्तेमाल करना है, पर अंडा अमूमन कुछ भी नहीं कहता अगर आप बाकी डाइट अच्छी ले रहे हो तो।
उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी वर्कआउट के बारे में बड़ा मिसकंसेप्शन है कि रमज़ान में नहीं करते क्योंकि आप इतना लंबा भूखा होते हो। कोई ऐसी बात नहीं है, आप रमज़ान में भी वर्कआउट कर सकते हैं अफ्तारी के 2 घंटे बाद। रॉ वेजिटेबल यानी कच्ची सब्जियों को अपनी डाइट का पार्ट लाजमी बनाएं। दही ज़रूर इस्तेमाल करें, इसके अंदर प्रीबायोटिक्स होते हैं, हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं। शुगरी ड्रिंक्स आपने अवॉइड करनी है। जो हम इफ्तारी के बाद सारा जोर ही हमारा शुगरी ड्रिंक्स पे और फैटी चीज़ों पे होता है। ये दोनों कम्बिनेशन आपका मैदा कभी ठीक नहीं होने देंगे, आपका रोज़ा ख़राब कर देंगे और इनमें एनर्जी भी कुछ नहीं होती। इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी क्योंकि चीनी इतनी गई है बॉडी के अंदर, पर एकदम मिलेगी और ऐसे ड्रेन हो जाओगे आप। कभी नोट किया मगरिब के अज़ान और तरावियों के बीच हालत ख़राब हुई होती है क्योंकि आपने इतना शुगर पी लिया होता है कि एकदम आप चढ़ते हो और फिर आप गिरते हो। बहुत लेजीनेस होती है, ठीक है। और वो उसी इंसान को होगी जिसने पानी ठीक नहीं पिया, जिसका सारा जोर शुगर ड्रिंक्स में था। प्रोटीन खाओ, सारे नट्स खाओ, बैलेंस करो, जिस तरह से मैंने सारे फूड ग्रुप्स वाली बात पहले बताई थी। फूड गाइड पिरामिड इसको कहते हैं, इसको गूगल कर लीजिएगा। ये छोटा सा पिरामिड आपको समझ आ जाएगी कि मैंने नट्स कितने डालने हैं, कितना पोर्शन नट्स का कहा हुआ है मुझे, कितना पोर्शन किस चीज़ का कहा हुआ है। जितनी ट्रेन न्यूट्रिशनली डेंस होगी उतना आप वीकनेस से बच जाएंगे। उसके बाद ये थोड़ा सा पैटर्न मैंने इसलिए बताया है, सहरी में ग्रेन से शुरू करना है, कोई अनाज लेना है, अंडा ले लें, कोशिश करें सालन इस्तेमाल ना करें क्योंकि सालन के अंदर उतनी तवानाई नहीं होती। अंडा ले लें, शामी कबाब टाइप चीज़ ले लें, मटन बीफ से थोड़ा सा परहेज़ करें, डेली चीज़ लेने वाली चीज़ नहीं होती, ये वज़न का मसला कर सकती है। नट्स लें, दही ले लें, चिया सीड्स डाल लें दही के अंदर, वो खा लें, लस्सी पी लें। इफ्तार में खजूर खाई, फ्रूट खाया और कोई नॉन शुगरी चीनी के बगैर वाली, मीठे के बगैर वाली ड्रिंक ली और इतना खाने के बाद नमाज की ब्रेक लेनी है। फिर इतने में ना जब तक आप नमाज पढ़ के फारिग होगे तो ये चीज़ें बॉडी को एनर्जी देना शुरू कर देती हैं। तो जब एनर्जी देना शुरू करती है उसके बाद फ़ायदा क्या होता है कि आपका स्नैक्स पे थोड़ा हाथ होला रहता है फिर, वरना आपका सारा जोर स्नैक्स पे जाएगा कि मैं पकौड़े खा लूँ, समोसे खा लूँ, क्योंकि उस टाइम पे फिर आपका रोटी खाने का इतना दिल नहीं कर रहा होता। जिसको जो चीज़ पसंद है ना, मतलब क्रेविंग्स जिसको कहते हैं, जिसको जो चीज़ पसंद है उसका हाथ उस चीज़ की तरफ उठेगा, ठीक है। तो अब जब यही चीज़ें खा के आप ब्रेक लोगे थोड़ा सा नमाज का, उससे फ़ायदा क्या होता है, ये एनर्जी देना शुरू करती है। उतने में यहाँ पे आपको ज़रा रिलैक्सेशन हो जाती है बॉडी को, ठीक है। अच्छा जी, एयर फ्रायर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्टीम हर चीज़ करके बन सकती है, ठीक है। स्टीम करके हर चीज़ बन सकती है क्योंकि देखिए अगर कागज़ी समोसे, कागज़ी उसकी बात करें, रोल की बात करें तो बेचारे के इतना प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर चीज़ें भी अच्छी डली होती हैं और उसको सिर्फ अगर आप एयर फ्राई कर दें या स्टीम पे बना रहे हैं, बेक कर रहे हैं तो सारा मसला ख़त्म हो गया। तेल नहीं लग रहा ना, डीप फ्राइंग का प्रॉब्लम है, उसके अंदर तेल उसने जस्ट कर जाना है, उसका प्रॉब्लम है। बेचारा रोल समोसे का मसला नहीं है, ठीक है। दही भल्ले खा सकते हैं, चना चाट खा सकते हैं, या इस तरह के कोई भी हेल्दी स्नैक्स आपके घर में बनता है, कद्दू का रायता वगैरह वगैरह, ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रोटी का लाजमी इस्तेमाल करें, रोटी के साथ प्रोटीन आपकी लाजमी होनी चाहिए क्योंकि जस्ट 2 मील्स है तो थोड़ा सा रोटी के साथ प्रोटीन यहाँ भी डालने की कोशिश करें, थोड़ा सा रोटी के साथ प्रोटीन यहाँ भी डालने की कोशिश करें। चिकन हो सकता है यहाँ पे, कभी कभार फिश का इस्तेमाल हो सकता है, यहाँ पे कबाब वगैरह हो सकते हैं, दालें हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके साथ सैलड, क्योंकि कच्ची सब्जी खाने का टाइम भी यही बनता है, सहरी में तो खाई नहीं जाएगी, ठीक है, इफ्तारी में खाई जाएगी तो यही टाइम बनता है, सही है। ऐसे आपका पैटर्न होना चाहिए। ये स्लाइड मैंने इसलिए बनाई थी ताकि मैं आपको ये नमाज वाली साइंस समझा सकूँ, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्लाइड, ये कुछ और मिस्टेक्स है जो हम कर रहे होते हैं। एकदम दबा के मैदे को खा लेना, आराम आराम से खाएंगे ना तो मैदे के लिए डाइजेशन भी आसान हो जाएगी। एकदम से पानी के अंदर ही आपके फल तैर रहे होते हैं, उसी के अंदर पकौड़े तैर रहे होते हैं, उसके अंदर रोटी भी आ जाती है, अजीब मलेदा बन जाता है, कोई सांस ही नहीं होता। इसलिए जो नमाज का ब्रेक है बहुत सांस देगा आपको, ज़रा पानी सेटल हो जाएगा, आपका फ्रूट सेटल हो जाएगा, आपको एनर्जी देना शुरू कर देगा। तो एक स्पेस आपने लाजमी देना है। उसके बाद सहरी और अफ्तारी के दोनों के बाद ना फ़ौरन से लेट जाना मैदे के मसले को ज़रूर एग्रीवेट कर सकता है। तो 15-15 मिनट ना सिंपल हल्की सी चहलकदमी करनी है। मैं वॉक की बात नहीं करी, चहलकदमी है कि उठ के बस चलना शुरू कर दें। किचन में कुछ 2 ट्रे रखा है, मर्द हज़रात भी ज़रा उठ के ट्रे रखाएंगे 2 तो फ़ायदा, वाइफ भी खुश हो जाएगी, आपका मैदा भी ज़रा खुश हो जाएगा, दो लोग खुश हो जाएंगे, ठीक है। ज़रा उठ के काम शाम कर लें। हमें क्या होता है, हमें वीकनेस फील होती है थोड़ी सी और हम लेट जाते हैं। लेटने वाले को 15-20 मिनट बाद मैदे का दर्द शुरू हो जाएगा, इधर सीने में जलन शुरू हो जाएगी। जी कहते हैं कि जैसे आप बता रहे नॉर्मल काम से नहीं होता इससे वजन, तो ये मुझे बहुत कॉन्ट्रडिक्शन में न्यूट्रिशन स्टूडेंट हूं, तो मुझे इस चीज़ का बहुत मैं इसको एंड पे आंसर करती हूँ। लेट मी जस्ट गेट इट डन विद दिस, ठीक है। न्यूट्रिएंट डेंस फूड होने चाहिए, जितना भी आपने फूड लेना है न्यूट्रिएंट डेंस होना चाहिए। न्यूट्रिएंट डेंस से मुराद है जितनी चीज़ें उनकी ओरिजिनल हालत में खाओगे ना, ये डीप फ्राई किए बगैर, उनको तोड़े मोड़े बगैर, उतनी वो अच्छी रहती हैं। और जितनी खालिश खाओगे उतना न्यूट्रिएंट उसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे कभी कभार कुकिंग मेथड ही न्यूट्रिएंट मार देते हैं, ठीक है। उसके बाद आखिरी है कि
आपने वर्कआउट करना है तो प्रॉपर वर्कआउट वाला वर्कआउट होता है। जो लोग ट्रेडमिल वगैरह कर रहे होते हैं तो आप 2-3 घंटे बाद कर सकते हो। और ये जो लोग गलती करते हैं, जो सोते नहीं हैं, ये रात को तरावी के बाद एक अलग पार्टी स्टार्ट होती है। जितना भी पकौड़ा समोसा बना होता है वो आपके सामने आता है, सारे बहन भाई बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, टीवी देखते हैं और वो सारा खा लेते हैं बैठ के, ठीक है। सो वो वाली पार्टी नहीं करनी, प्लीज़ सोना टाइम से है। उस टाइम कोई बहुत भूख लग रही है तो हल्का स्नैक ले लें। अभी बड़ा अच्छा सीज़न चल रहा है, कद्दू का रायता वगैरह टाइप चीज़ बड़े वो एक ठंड का एहसास देती है। थोड़ी सी दही भले रख लिया, अगर कुछ बहुत ही मंचिंग करने का दिल कर रहा है। ये डीप फ्राइड चीज़ों की तरफ मत जाएं, उसको तो रोटी वगैरह ना खाएं क्योंकि हैवी होती है। सोगे कैसे फिर? सोना लाजमी है। जो नहीं सोएगा वो पूरा दिन थकावट में रहेगा, ठीक है। सो ये थी सारी आज की मेरी प्रेजेंटेशन। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, आसान थी, बोरिंग नहीं थी, और ये वो पॉइंट्स जो आप लोगों को रमज़ान गुजार रहे हैं बहुत फ़ायदा देंगे, ठीक है।